आपका नाम? हर्ष। हर्ष जी, देश का चुनावी माहौल क्या है अभी? चुनावी माहौल तो देखिए कि बिल्कुल सरगर्म हो गया है। अभी हम सारे युवा हैं, हमको चाहिए जो बुनियादी चीज़ है वो हमारे लिए रोज़गार, और रोज़गार के लिए ही ये मुखर्जी नगर है एक तरह से। यहाँ पर सबको रोज़गार के ही सपने लेके बच्चे आते हैं, और रोज़गार से बड़ा कोई मुद्दा खासकर अभी तो हमारे लोगों के पास नहीं है। तो अभी जो हमारे यहाँ कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक कन्हैया जी हैं और मनोज जी हैं दूसरी तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, हाँ उत्तर जी, पूर्वी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। तो जाहिर सी बात है, कन्हैया जी जो हैं वो जेएनयू से रहे हैं, पढ़े लिखे रहे हैं, उनकी अपने चर्चाएं रहे हैं, और जो मनोज जी रहे हैं वो भाजपा से हैं। उसके अलावा वो उनकी सरकार रही है इससे पहले, वो भी समझदार हैं। 10 साल से भाजपा की सरकार देश में भी है और 10 साल से मनोज तिवारी वहाँ के सिटिंग एमपी भी हैं। जी जी। तो उन पर आपकी क्या विचार है? उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी अभी कार्यशैली कैसी? जी, अभी जो सरकार का रवैया है उसमें ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा बयान दिया जो वाकई तौर पर बड़ा पचने वाला तो नहीं है, जिसको कहा जाना चाहिए। क्या बयान था, बता सकते हैं आप? बयान यही था ना कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि सारी जो संपत्ति है देश की उसका पहला अधिकार अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर है, या उन्होंने सीधा तौर पे कहा वो ऐसे बयान। तो इन सारे बयानों से एक तरीके से जो स्पेस है, जो खला है दो समुदायों के बीच में, वो जाहिर तौर पर बढ़ती जाती है। और सरकार का काम होता है कि इन सारी चीज़ों को पाटना है, हमें लोगों को करीब लाना है। अगर कभी हम कपड़ों से किसी को पहचान रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों से पहचान रहे हैं। मेरा जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उन्नाव से हूँ मैं, वहाँ पर साक्षी महाराज जी हैं। उन्होंने तो अपने बयान में पिछले दफ़े कह दिया था कि जो हमें वोट नहीं देगा मैं उसको श्राप देता हूँ, या उन्होंने बाकायदा हिंदुओं से कहा था कि 4-4 बच्चे पैदा करिए। तो ये जो टेम्परामेंट है बड़े तौर पर, ये बहुत घातक है, और आने वाले समय के लिए तो मेरे ख्याल से ये उस तरह से नहीं है। जिस भारत का सपना हमने देखा था, ये वो भारत तो अभी नहीं नज़र आ रहा है। हम मोदी जी कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य है 2047। 2047 की बात तो बाद में होगी। फिलहाल बात हम करते हैं कि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो 10 सालों में उनका कैसा रहा कार्यकाल? देखिए, असंतोष तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। असंतोष बढ़ा है, युवाओं में बढ़ा है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनमें बढ़ा है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनमें भी बढ़ा है, और प्राइवेट नौकरी करने वालों में बढ़ा है, सब में बढ़ा है। तो एक तरीके से तथ्यों के साथ बताइए कि कैसे बढ़ा है ऐसे। हाँ, कैसे बढ़ा? अभी बेरोजगारी की जो दर है ना वो बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट पीक पे है। तो असंतोष तो जाहिर सी तौर पर बढ़ेगा ही ना, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। और बाकी लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोविड के बाद से जिन लोगों के रोज़गार चले गए, तमाम सारी चीज़ें हुई, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं रखा गया कि हम कोविड के बाद कोई एक ऐसी योजना लाएं जिनसे जिन लोगों को रोज़गार चला गया उनके स्किल बेस्ड पर हम कोई चीज़ करें। स्किल इंडिया एक बड़ा बैनर है, उसके नीचे अम्ब्रेला टर्म है, उसके नीचे कुछ भी आप करते रहिए, मगर जो डेडिकेट होकर कोई काम करना होता है ना, मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और जो पिछले 10 साल की सरकार रही है उससे भी बहुत ज़्यादा संतुष्टित लोग नहीं हैं, खासकर बच्चे तो जो हम लोग हैं पढ़ने वाले हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मनोज तिवारी हो या फिर भाजपा या एनडीए की बात करें तो वो तमाम दावे करते हैं कि उन्होंने देश के विकास के लिए काम किया है। तो ये विकास धरातल पे इसकी सच्चाई क्या है विकास की? देखिए, दावों से तो देश नहीं चलता ना। दावे और मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें होती रहती। अभी आप मुखर्जी नगर में आई, यहीं देख लीजिए, सब गंदगी और सारी चीज़ें हैं। तो दावे तो हैं कि हमने स्वच्छ भारत कर दिया, तो ये सब भी तो दावे हैं ना। इनका कोई अगर ज़मीन पर उस तरह से नहीं आ पाता है। और जो रोज़गार के लिए था सबसे बड़ी बात कि हम इतनी नौकरियां देंगे, 1 करोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें, तो उस तरह से ठीक अपने बयान पे जो कायम रहने वाली बात होती है, अगर फैक्ट्स के माध्यम से देखें तो उस तरह से कुछ काम नहीं हो पाया है। तो हाँ जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से इस बार पहली बार कन्हैया कुमार को उतारा गया है। पिछले बार कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से उन्होंने चुनाव लड़ा था गिरिराज सिंह के खिलाफ, जहां पे उन्हें करारी शिकस्त मिली है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें पैरासूट के माध्यम से सीधा दिल्ली बुलाया है और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो समीकरण है वहाँ पे तकरीबन 21% मुस्लिम वोटर हैं और तकरीबन 20% के लगभग में वहाँ पे पूर्वांचल के लोग हैं। तो क्या इसका असर दिखेगा कांग्रेस को? ये जो विजय रथ है भाजपा का उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उस पर विराम लगेगा या फिर वो रथ आगे बढ़ेगी? देखिए, विराम लगेगा या नहीं लगेगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, मगर फिर भी जो कन्हैया की जो दावेदारी है वो एक तरीके से
कन्हैया स्टूडेंट्स में खासे लोकप्रिय हैं। उसके अलावा उनकी जो बातें होती हैं वो अगर फैक्चुअल माध्यम से देखा जाए तो मनोज जी की और कन्हैया जी की बातों में जो वेटेज है वो जाहिर सी बात है कन्हैया पर है ना। तो और उसके अलावा जो विजय रथ बढ़ रहा है इसमें, अगर बिहार से वो लेके आए, पिछली बार शायद CPI से थे वो वहाँ पर, तो अभी वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े हुए हैं। तो इंडिया अलायंस में इसके अलावा जो राहुल जी की यात्रा रही है, पूरी भारत जोड़ो यात्रा, वो बहुत बूस्ट करेगी कांग्रेस को जाहिर तौर पर हमें लगता है, और इसमें कन्हैया को भी फ़ायदा हो सकता है। और बतौर यूथ हम चाहते हैं कि कन्हैया को एक तरह से फ़ायदा हो, और अगर वो नई चीज़ तरीके से आएंगे यहाँ पर, मनोज जी ने 10 साल यहाँ राज किया है, अब अगर वो भी एक बार उनको मौका मिलता है या नहीं भी मिलता जिस भी तरीके से, तो उनको भी हमें एक बार मौका देकर ये देखना चाहिए कि बतौर अगर पहली बार कोई सांसद बन रहा है तो वो किस तरह से विकास करता है, उसके जो सपने हैं वो किस तरह से, वो भी 10 साल पहले इन्हीं गलियों से गुजर के गए हैं, JNU से गए हैं, तो उनको जो निजी समस्याएं हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता JNU की बात हुई है तो JNU को लेकर ही उन पर लालचन भी लगता है, आरोप भी लगाए जाते हैं। मनोज तिवारी ने खुद कहा कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करते हैं, उसके सरगना है वो। तो JNU, देखिए JNU को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी JNU आप देखिए, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से इंडिया का शायद लीडिंग यूनिवर्सिटी JNU को कह सकते हैं, नंबर वन है इंडिया में। उसके अलावा जो और बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे जामिया है, उसको भी लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो वो भी नंबर 2 की यूनिवर्सिटी है, मतलब सेकंड नंबर पे वो स्टैंड करती है, तो उसके भी अपने अपने फ़ायदे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हम यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं कर सकते, और यूनिवर्सिटी को अगर हम इस तरह से क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे, एकेडमिक्स पर अगर हम रोक लगाएंगे या चीज़ों को उस तरह से नहीं देखेंगे, हमें मतलब समग्रता में देखना चाहिए ना चीज़ों को। अगर वो कहीं से पढ़ के आए हैं, आपकी कंपनी में भी आपकी जो पार्टी है, BJP, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, निर्मला जी हैं वो JNU से निकली हुई हैं, जयशंकर जी हैं, तमाम सारे लोग हैं। तो अगर हम JNU को स्पेसिफिक टारगेट करेंगे या टुकड़े टुकड़े गैंग से टारगेट करेंगे, तो आपने उन पर आरोप तो लगा लिए हैं, उनको प्रूफ तो कर नहीं पाए हैं, है ना। तो JNU का बहुत ज़्यादा कोई इस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कन्हैया पर, और बच्चों में तो JNU एक ड्रीम रहता है हमेशा, और बच्चे वहाँ का एंट्रेंस तक नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो JNU तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। अच्छा, देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा नारे लगा रही है अब की बार 400 पार। जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का वो पहले चरण के बाद आया है, तो 400 पार का जो ये भी एक तरीके से जुमला ही था, तो वो मैं बहुत खुलकर तो क्या ही कहें, क्योंकि जो बयान है वो ये जाहिर कर रहा है कि भाई जो बौखलाहट है एक तरीके से, वो क्या ही बताएं। आप समझ सकते हैं कि हम सीधा अपने जो कोर मुद्दे हैं कि हम BJP के जिस चीज़ के लिए बदनाम है या जिसके लिए जीतती आ रही है, अपना कोर हिंदुत्व को लेकर के, या फिर कि हम एक समुदाय को टारगेट करके, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो वापस उन्हीं पे आ रही है। अभी मैनिफेस्टो में उनके जो चीज़ें थी वो रोज़गार था, महंगाई कम करना था, तमाम सारी चीज़ें थी, मगर अभी फिर से वो उन्हीं पे आ रही हैं जिससे 14 में जीते वो, जिससे 19 में जीते वो, फिर से वो 23 पर उन्हीं में दांव लगा रहे हैं। अभी तक राम मंदिर उनका बहुत ज़्यादा मुद्दा मैनिफेस्टो में इस बार उस तरीके से नहीं उभर के आया था, मगर फिर से अब वो फिर मंदिर में और मुसलमानों में और हिंदुओं में और ये सारी चीज़ों में फिर से उलझने की कोशिश होने लगी। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाला परिणाम बताएगा, लेकिन जो मुद्दे हैं दरअसल जनता के बीच, युवाओं के बीच, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। और अच्छा, आपका नाम क्या हो पहले ये बताओ। मेरा नाम सोनू वर्मा है। और सोनू वर्मा जी। सोनू भाई, देश में जो अभी माहौल है, इस माहौल में तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने दावे कर रही है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। आप बतौर युवा कैसे देखते हैं इस सरकार को? देखिए, पार्टियों का दावा करना अपनी जगह है और दावे हर कोई करता है, धरातल पे क्या सच्चाई है? लेकिन धरातल पे जो चीज़ें दिखती हैं वो हम विभिन्न न्यूज़पेपरों को जब देखते हैं, विद्यार्थियों की आत्महत्या की खबरें आती हैं, जब ये आता है कि पेपर लीक हो गया, जब ये होता है कि सालों से वैकेंसी नहीं आई है, रेलवे में भी वैकेंसी आई, बहुत कम संख्या में आई, तो ये जो चीज़ें हैं धरातल पे हमको दिखती हैं, और बच्चों के बीच जो तनाव है वो हमको समझना होगा। और ये इस तरीके से चीज़ें हैं कि बहुत सारा शब्दावली का प्रयोग करके स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया और स्वरोजगार, ये सारी चीज़ें तो हम कहते हैं, लेकिन हम जब स्वरोजगार की बात करते हैं तो क्या देश या सरकारें उस तरीके से विकल्प देती हैं युवाओं को? क्या दे रही है ये सरकार विकल्प? मुझे तो नहीं लगता कि उस तरीके से विकल्प दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के बीच तनाव है और एक युवाओं की क्या मांग है सरकार से? वो कोई भी सरकार हो, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार हो। देखिए, सरकार किसी की भी हो, जाहिर सी बात है युवा है, उसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और जो मौलिक ज़रूरतें हो पूरी होनी चाहिए कि कम से कम उसको रोज़गार की गारंटी मिले,
रोजगार गारंटी इस रूप में मिले कि अगर वो एक शिक्षा, एक एजुकेशन पूरी कर लेता तो एक सम्मानजनक रोजगार उसके लिए हो। और दूसरा है कि स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य की देश में बहुत बदतर स्थिति है। हम देखते हैं कि किसी भी एम्स में चले जाएं, दिल्ली एम्स में चले जाएं, या किसी जिला अस्पताल में चले जाएं, या किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, हमको 1-2 मिनट डॉक्टर को दिखाना होता है, उसके लिए हमको पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता है। महीनों से जो है हमको पर्चे कटाने पड़ते हैं। और बाहर अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डॉक्टर की फीस है। ये चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही, और जो आय के साधन है, जो रोज़गार है, वो चीज़ें हैं ही नहीं। किसानों की स्थिति उसी तरीके से है। किसानों की बात कही गई कि हम जो है इनकी आय दोगुनी कर देंगे, तो क्या आय दोगुनी हुई कि नहीं? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस नहीं हुए हैं। अच्छा, महंगाई में बतौर स्टूडेंट किसी बाहरी प्रदेश में, किसी शहर में रहना कितना मुश्किल है? देखिए, महंगाई में बहुत मुश्किल है। जैसे हम आते हैं अम्बेडकर नगर के उत्तर प्रदेश से, तो अभी यहाँ रहने का जो खर्चा है, मान चलिए मिनिमम 15-16 हज़ार रुपये है। और 15-16 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं महीने के हिसाब से। और जब आप ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ आय का साधन खेती किसानी या जो है मेहनत मजदूरी हो, तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो अभी जो शिक्षा की हमारे साथ जो दिक्कतें यही आ रही हैं कि हम अब उस काबिल ही नहीं हैं इस आर्थिक परिदृश्य में कि हम शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, या इतनी महंगी शिक्षा हम जो है पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। और जैसे तैसे आदमी पढ़ाई कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसके बाद भी उसको रोज़गार नहीं आ रहा है। अगर कोई पेपर हो भी रहा तो लीक हो जा रहा है। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो युवाओं में बहुत निराशा का विषय है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार कन्हैया कुमार को उतारा गया है। कुछ टाइम पहले कन्हैया कुमार भी एक छात्र थे, तो उनको लेकर आपकी क्या विचार है? देखिए, मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्थानों से पढ़े हैं, अच्छे संस्थानों से पढ़े हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। कन्हैया जी इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार हार गए थे, इस बार जीतेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जो है वो जनता ही सब कुछ होती है। चुनाव हारना जीतना अपनी जगह है। मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, तो उनको जिम्मेदारी है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाग करें, इसमें प्रतिभाग करें। और कन्हैया कुमार इस रूप में कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से आए हुए हैं। मुझे लगता है कि जो है एक उम्मीद तो है युवाओं में कि जो है इंडिया जिस तरीके से न्याय पत्र की बात कर रहा है, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से वो कई सारे मुद्दों का एड्रेस कर रहा है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो है हम ये इतने समय में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुद्दों के स्तर पे जो है इस समय जो है इंडिया गठबंधन या विपक्ष जो है उठाने का प्रयास तो कर रहा है। अब जनता इसको कितना समझती है, इसको जनता किस रूप में सोचती है, इनके बातों को, क्या ये जो बातें उठा रहे हैं जनता की अपनी बात है कि नहीं है, ये तो व्यापक प्रदर्शन। आप बतौर जनता क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, जरूरी मुद्दे उठा रहा है, और समकालीन समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम विपक्ष को सत्ता में आना चाहिए। अब विपक्ष को सत्ता में आना चाहिए, और आने की उम्मीद भी मुझे लगती है होनी चाहिए जनता के बीच में। क्योंकि आना इसलिए चाहिए क्योंकि जो मुद्दे हैं, देखिए आप 10 साल से सत्ता में हैं, आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। आप न रोज़गार भी गिना पाते, ना महंगाई गिना पाते, न स्वच्छता गिना पाते। आपने गंगा साफ़ करने की बात की, यमुना साफ़ करने की बात की, सड़कों की बात की, नालियों की बात की, आप कहाँ हैं? आप उसमें कहीं दिखते नहीं हैं। तो जब आप इसके बाद आप 10 साल बाद भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उन्हीं विषयों पे आ रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने उस समय ये बयान दिया था। तो जो बयान था, पहली बात आप एक प्रधानमंत्री होकर बयान को मिसलीड करते हैं, तो उस गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उस बयान को। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो हमारे लिए यही है कि देश का सर्वे सर्वा जो देश का वैश्विक लेवल प्रतिनिधित्व करता है, वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करता है हमारे सामने, जनता के सामने गुमराह करता है। तो ये तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा इस सरकार पर संविधान बदलने के भी आरोप लग रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सरकार संविधान बदल देगी अगर सत्ता में वापस आती है तो? देखिए, संविधान बदलने के आरोप लगना अलग स्थिति है और संविधान बदल पाना दूसरी स्थिति है। जहाँ तक जो है संवैधानिक मानकों की बात की जाए, उसमें जो चीज़ें हैं कि 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। हम किसी कानून को अगर पास करना चाह रहे हैं, राज्यों में जो है आधे से अधिक आपके फेवर में चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो सब फुलफिल होती हैं तो जाहिर सी बात है संवैधानिक तौर पे कोई भी चीज़ें बदली जाती हैं, बदली जा सकती हैं। अच्छा, ये जो बात संविधान बदलने की आ रही है, ये किसके द्वारा आ रही है? ये कोई सामान्य और साधारण लोग नहीं बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं उनके चुने हुए सांसद लोग, जो सांसद हैं, जो बीजेपी के गंभीर एक तरीके से कहा जाए पदाधिकारी लोग हैं। अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी अगर कोई ये बात की शंका कर रहा है तो शायद निराधार नहीं है। आपका नाम? मुकेश वर्मा। मुकेश जी, इस बार चुनावी माहौल क्या है इस देश में? किसकी सरकार बनेगी?
अब अभी तो ये नहीं कह सकते हैं किसकी सरकार बनेगी, डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि 2014 और 2019 जो दो चुनाव इस देश ने देखे हैं, उन दोनों चुनाव से हट के चुनाव हो रहा है। कैसे हटके होगा? हट के होने का सेंस ये है कि 14 में बोला गया, युवा हैं तो युवा की बात करेंगे, कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। 14 बीत गया, 19 में रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसी लगभग आई, चुनाव के जस्ट पहले फरवरी के महीने में आई। वो आज तक 2024 का चुनाव आ गया, वो वैकेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। तो यूथ अगर 50% देश में है तो इस समय खासकर यूथ के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं बेरोजगारी को लेके। ये बहुत बड़ा इशू है। फर्स्ट इशू जो इस समय देश में दिखाई पड़ रहा है वो बेरोजगारी है। सेकंड इशू आपका महंगाई है। इन दोनों इशू पे इस बार का चुनाव होना चाहिए। अलग बात है कि सत्ता पक्ष उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेंगे, बीच बीच में ऐसे कमेंट्स आएंगे कि जिस पे लोग थोड़ा उद्वेलित हों, तो ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से इस बार कन्हैया कुमार को इंडिया गठबंधन ने उतारा है। कांग्रेस की वो सीट है। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके वहाँ पे कन्हैया कुमार को उतारा है। तो कन्हैया कुमार के बारे में आपके क्या विचार हैं? कन्हैया कुमार यूथ हैं, यूथ को काफ़ी अच्छी अपील भी है, उनकी यूथ में काफ़ी अच्छी अपील है। और इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, चूँकि आम आदमी पार्टी के वहाँ से लोकल विधायक भी हैं, तो काफ़ी अच्छी फाइट होने वाली है। और वो जो सीट का समीकरण है, जैसे वो भी बिहार से आते हैं, मनोज तिवारी भी बिहार से आते हैं, तो ये एक चीज़ बैलेंस हो गई है। अब बाकी यूथ कितना अच्छे से उनको सपोर्ट करेगा, अब ये देखने वाली बात होगी कि मैटर है। लड़ाई काफ़ी अच्छी होगी, कन्हैया कुमार काफ़ी अच्छा लड़ेंगे, उभरते हुए अच्छे युवा नेता भी हैं। जो समीकरण है वहाँ का, वहाँ पे तकरीबन 21% मुस्लिम वोटर हैं, और उसके बाद अगर किसी की मेजॉरिटी है वहाँ पे तो वो पूर्वांचल के लोगों की है, और दोनों उम्मीदवार पूर्वांचल के हैं। मैंने आपसे पहले यही बात कही कि दोनों लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ये भी नहीं है कि मनोज तिवारी जी अकेले उसका फ़ायदा ले पाएंगे जैसा वो पिछले चुनाव में लेते हुए आ रहे हैं। इस बार ये फैक्टर भी कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि अगर उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा तो बिहार की पृष्ठभूमि से निकल कन्हैया कुमार अगर आ रहे हैं तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा। हम कह सकते हैं, मान लीजिए वो 60-40 का ही रेशियो हो, लेकिन वो होगा। और दूसरा फैक्टर जो आपने बताया, मुस्लिम 31% है, तो ये 21% अगर हैं, तो ये काफ़ी नेक टू नेक फाइट होने वाली है यहाँ पे। मनोज तिवारी उन पर आरोप लगाते हैं उस इंसिडेंट को लेकर जो जेएनयू में हुआ था। बिल्कुल, तो वो इंसिडेंट जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से भी पूरा वो बरी हो चुके हैं, उनका डिसीजन आ चुका है। और इसके बाद भी अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कन्हैया कुमार पे, और बीजेपी की सरकार ये आरोप लगा रही है, तो मैं तो ये कहूँगा ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फेलियर है कि 10 साल से आपकी सरकार है, आप आरोप लगा रहे हैं तो साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं 10 सालों में। गृह मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं। मैं मान लीजिए चोरी किया हुआ हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, पिछले 10 साल से आप ये कहते हुए आ रहे हैं, और मेरे ऊपर FIR नहीं कर पा रहे, वो प्रूफ नहीं कर पा रहे, मेरे पास से वो सामान बरामद नहीं कर पा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं चोर हूँ, तो ये आपकी फेलियर है ना भाई। अगर उनके ऊपर ये आरोप लग रहा 10 सालों से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है देश में, उसने उनको बरी किया है। उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम हटे हैं कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया। और मीडिया बाइट में राहुल कंवल के साथ एक क्लिप है बीजेपी के किसी नेता की, आप देखेंगे तो उसमें सारी चर्चा उस पर भी हो रही है कि किस तरीके से फंसाने की कोशिश हुई थी। अच्छा, आरोप की बात कर रहे हैं तो इसी सरकार में केजरीवाल पे और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पे आरोप लगे हैं, और उनको भी अभी मौजूदा वक्त में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं। बिल्कुल, तो आरोप की अगर बात है तो ईडी के जितने केसेस दर्ज हो रहे हैं, मान लीजिए 100% केस जो दर्ज हो रहे हैं, उसमें जो उनका कार्रवाई का रेशियो है वो 3% से भी कम है। बाकी 97% उसमें बरी हो रहे हैं। 3% ही ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई हो रही थी। इसका मतलब आरोप लगाना इस सरकार में सबसे आसान काम है, लेकिन उसको प्रूफ करना सबसे मुश्किल काम है। ईडी की कार्रवाई में आप देख पा रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले का जजमेंट जो आया है, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात वहाँ भी हो रही थी। भूपेश बघेल की सरकार थी, चुनाव जब छत्तीसगढ़ में भी 3 महीने पहले हो रहा था, बहुत तगड़ा मुद्दा बना था। लेकिन अभी भाजपा जीती, वहाँ से भाजपा जीती, लेकिन अभी जीतने के बाद ही अभी जो 10 दिन पहले जजमेंट आया है, उसमें ईडी के द्वारा जो दर्ज किया गया था, बरी किया गया कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। तो चुनाव के पहले इस तरीके के आरोप लगा के जनता के सेंटिमेंट के साथ खेलना एक तरीके से इस गवर्नमेंट का काम हो चुका है, ये कह सकते हैं।
आपका नाम? मेरा नाम शिवम पटेल। शिवम जी, इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव में यूथ के क्या मुद्दे हैं? यूथ किस आधार पे वोट करने वाली है? यूथ का आधार ये है, मुद्दे ही मुद्दे हैं यूथ के लिए। तो सरकार में लगातार बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है। पिछले 45 से 50 सालों में सबसे ज़्यादा रोजगार का जो स्तर है वो सबसे ज़्यादा गिरा है। बेरोजगारी का स्तर इस लेवल पे है। जैसे भाई ने बताया कि 2019 में जो है 1.5 लाख वैकेंसी रेलवे की आई थी, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुई। आप लगातार देखिए, जहाँ जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल में जितनी भी वैकेंसी जा रही हैं, उनकी संख्या लगातार, चाहे यूपीएससी हो जाए चाहे जो हो जाए, सबकी संख्या लगातार घटती जा रही है। और एक बहुत बड़ा इशू है यूथ में इस चीज़ को लेके मतलब काफ़ी नैराज है इस समय। आप देखिए, यूपी में पेपर लीक का इशू हो गया, आरओ हो गया, पुलिस भर्ती हो गई। जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनका पेपर लीक हो जा रहा है, और जो पहले तो वैकेंसी नहीं आ रही है और जो आ रही है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। यूँ तो जाए कहाँ? ये बताइए। इतनी महंगाई है, यहाँ पर दिल्ली में लोग रह रहे हैं। इतनी महंगाई की बात, एक समय सिचुएशन था कि आदमी आराम से यहाँ पर 10-12 हज़ार में रह ले रहा था दिल्ली में। ये सिचुएशन ये है कि 20,000 रुपये मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे रहने के लिए। और अगर यहाँ पर यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वैकेंसी नहीं आएंगी, तो क्या करेगा वो? तो इशू तो बहुत बड़े हैं। और ख़ासकर जैसे भैया बता भी रहे हैं, यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आप बिहार की सीट के बारे में चर्चा की कि बिहार से आ रहे हैं, पूर्वांचल से। इस बार जो मेजर 2 स्टेट हैं, एक आपका यूपी हो रहा है और एक बिहार हो रहा है। बिहार पूरी तरीके से रोजगार के मुद्दे पोर्ट करने जा रहा है। आपको भी पता है कि 17 महीने की जो तेजस्वी सरकार वहाँ पे रही है, उसने 4 लाख सरकारी नौकरियाँ बांट के दिखाई हैं 17 महीने के अंदर। और इंडिया गठबंधन ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले पूरा अपना जॉब कैलेंडर जारी किया है कि हम 30 लाख सरकारी नौकरियाँ किस किस डिपार्टमेंट में देने जा रहे हैं। यूपी में 2018 के बाद से प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आई है, 6 साल बीत चुका है। 2018 के बाद पहली पुलिस भर्ती आई थी 60,000 वैकेंसी पिछले 6 सालों में, उसका पेपर लीक हो चुका है। अब वो वैकेंसी अगले 6 महीने में भरी जाएगी कि नहीं भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ जो पेपर लीक होता है वो फिर अगले 5 वर्षीय योजना बन जाती है। सरकार दोबारा चेंज हो जाती है, लेकिन वैकेंसी नहीं फिल हो पाती है। कितने यूथ ओवर एज हो जाएंगे? सब ओवर एज हो जाएंगे। और वैकेंसी नहीं आने की वजह से सरकार ने भी 3 साल कुछ बच्चों को उसमें रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट के 3 साल एज को एक्सटेंड किया गया था। फिर ये वैकेंसी लटकी हुई है। ये बच्चे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये वैकेंसी फाइनल होने से पहले बाहर हो जाएंगे, इनकी एज खत्म हो जाएगी। अच्छा, सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो सब रोजगार के दावे करते हैं, नौकरी देने का दावा करती है, वो कोई भी सरकार हो, ठीक है। लेकिन भाजपा ने भी ये दावे किए थे और अब कांग्रेस भी कर रही है, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस उस दावा को पूरा कर पाएगी? क्योंकि हाल ही में जैसे 2-3 स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, जैसे मैंने बिहार का आपको बताया कि वहाँ की लोकल सरकार ने अगर ये वादा किया था जब तेजस्वी सरकार में आते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, वो चुनाव के समय कह रहे थे। फिर 17 महीने के लिए सरकार में आया तो उन्होंने 4 लाख टीचर के पद भर के दिखाए बिहार में, ठीक है। तो एक तरीके से भरोसा बढ़ा है। वहीं मोदी सरकार 2014 में आती है 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के अपने नारे पे, और उसका आप रेलवे की वैकेंसी देख लीजिए, नहीं आती है, जो कि हर साल एक मतलब बड़ी संख्या आती थी कि 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी, वो अब नहीं आती है। बैंकिंग सेक्टर आप देख लीजिए, जहां लगभग 35 से 40 हज़ार पीओ वगैरह की वैकेंसी आती थी, बैंक प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं, मर्ज कर दिए जा रहे हैं, वहां पे वैकेंसी पूरी की पूरी ब्लॉक हो चुकी है। 2 मेजर सेक्टर जो रोजगार के इस देश में थे, वो एक था रेलवे और एक था बैंकिंग। आप यूपीएससी में कितनी सीट आती है? 809 से 1000। यूपी पीसीएस में 220 सीट, 250 सीट आती है। ये मेजर वैकेंसी का एरिया नहीं है। रेलवे और बैंकिंग सेक्टर था जिस दोनों सेक्टर को तबाह कर दिया गया है, तो नौकरी कहाँ से आएगी? और जो इनका अब की बार वो आया है, बीजेपी सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, अब की बार रोजगार पे एक लाइन नहीं लिखी है कि हम कितना आपकी रोजगार देने जा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन पूरी प्लानिंग के साथ 30 लाख रोजगार के बारे में बोली है, सरकारी नौकरी के बारे में। उन्होंने जॉब कैलेंडर तक जारी कर दिया है कि किस तरीके से हम इसको भरने जा रहे हैं। तो ये यूथ के लिए बहुत ही अपील कर रहा है, यूथ में बहुत ज़्यादा अपील कर रहा है। बेरोजगारी आप लगातार, अभी ILO की रिपोर्ट जो आई है 83 या 87%, दोनों में से कोई एक आंकड़ा है कि इतनी ज़्यादा आपकी बेरोजगारी हो चुकी है, अभी जस्ट 1 महीने पहले आई है। तो ये बड़ा मुद्दा है। यूथ का चुनाव खासकर 14 और 19 दोनों बार हम नारों पे देख चुके हैं। इस बार मुद्दों पे चुनाव होगा, बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, मोदी या राहुल गांधी? मैं कह रहा हूँ भैया, किसी की भी बनवाओ, बस बीजेपी की मत बनवाओ। बीजेपी की नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं बननी चाहिए भैया, और इन्होंने करा क्या है मुझे नहीं पता, और अभी तो मुझे देने का, मैं उसमें हूँ नहीं, तो अभी तो आप रहने दो। बट मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी के अलावा किसी को भी रखो। खैर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। नहीं,
देश कुछ को नहीं। बिगाड़ा ही है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये लोग। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? रघु यादव। रघु जी, इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? इस बार तो जनता तय करेगी, और जो इस बार के मुद्दे हैं, क्या है मुद्दे इस पार्टियों बार ने के? अपने अपने मुद्दे उठाए हैं। अगर आप भाजपा की तरफ से देखे हैं तो राष्ट्रीयता का मुद्दा, और भाजपा ने जो भी अपने विकास कार्य किए हुए हैं, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो या उनका इकोनॉमी को 3rd नंबर पे लाने के लिए काम किया उन्होंने, या फिर वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। और स्टेट वाइज जो भी बीजेपी गवर्नमेंट्स है, जैसे यूपी में इस बार का जो प्रबल मुद्दा सुनने में आ रहा है वो नारी सुरक्षा का या अपराध को कम करने का, उस पर नकेल कसने का आ रहा है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूपीए गवर्नमेंट जो रही है उससे तुलना करके दिखाया जा रहा है बिहार में, जहां सरकार लड़ रही है बीजेपी, या फिर जो अलायंस वहां पे लड़ रहा है, तो वहां पे जंगल राज और विकास, इन दोनों को दिखाया जा रहा है। अच्छा, कहीं न कहीं दोनों सरकार की अगर आप तुलना करें, यूपीए या फिर एनडीए दोनों की, तो बेहतर कार्य किसने किया है? देखिए, बेहतर कार्य समय और परिस्थिति के हिसाब से तय होता है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर देखूंगा तो यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं है कि 10 सालों में कुछ नहीं किया है। जो आधार उन्होंने बताया उसके आधार पे 70 सालों में, 10 साल से भाजपा नहीं, की नहीं, सरकार। नहीं, ये भाजपा 10 साल 70 साल वाला नहीं है। 70 साल में ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति ही प्रधानमंत्री रहा है और परिस्थिति भी 70 साल में एक साथ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1951 में जो हमारी परिस्थिति थी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंसी नहीं थी, हमारे पास एजुकेशन में जो डिवाइड था वो बहुत ज़्यादा था, उसको फिल करने में भी तो समय लगा है। एक बच्चा 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की किताब ही पढ़ेगा, वो 2 साल की उम्र में नहीं पढ़ सकता, उसको 22 साल पूरा करना होगा। और हमारी जो डेमोक्रेसी अभी बहुत तरुण है, बहुत अभी नई डेमोक्रेसी है। 70 साल में उसको इन्वॉल्व होने में उसको टाइम लग रहा है। आप उसको एक्सपेक्ट करने लगे कि अमेरिका की 200 साल की, यूरोप की 200 साल की डेमोक्रेसी से बेहतर हम परफॉर्म कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पहले वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। हमारे यहाँ इधर यूपीएससी का ये हब है, पहले आपको प्रीलिम्स का सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रीलिम्स में अपीयर होंगे। और आप अगर कहने लगे कि नहीं नहीं प्रीलिम्स हमारा निकल गया, मैंने सिर्फ 2 दिन पढ़ा है, नहीं, 2 दिन आपने सिर्फ पेपर 2 दिए हैं एक दिन में, उसके लिए आपने सालों मेहनत की है। तो उसके आधार पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है हर एक फील्ड में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल उस पे हो, या इंटरनेशनल पेरिफेरी पे जो भी खड़ा हुआ है, उसके आधार को जब मोदी जी ने पकड़ा तो उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे ले गए। वहाँ पे इकोनॉमी पे हम 10 से 3rd नंबर पे आ गए। लेकिन अगर ये बात करेंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक इंडेक्स होता है, उस पे इंडिया, जब मनमोहन सिंह जी थे हमारे, तो 2nd रैंक पे आया था 2014 में, वहाँ से सत्ता संभाले थे हमारे नए प्रधानमंत्री जी। आज भी वो 2nd से ऊपर नहीं बढ़ा है, वो वहीं पे रुका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने खराब किया, अच्छा किया, सबको अच्छा मौका मिला है। मेरा व्यक्तिगत ये कहना है कि जनता को अगर चुनना चाहिए तो आप सबसे पहले अपने मुद्दे को देखिए। क्या है जनता का मुद्दा इस बार, इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं माहौल देख रहा हूँ, जनता इस बार स्पॉन्टेनियस फ्लो में आके और फिर वोट कर रही है। उसके पास सिर्फ धर्म का मुद्दा, सिर्फ जाति का मुद्दा, सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि एक लंबे कालखंड में जब आप सीमित एक सेम ट्रैक पे चलने जाते हैं तो आपको समझ में आने लगता है अप एंड डाउन्स कहाँ पे हो रहे हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं महंगाई है जनता के मन में, बेरोजगारी या रोजगार भी है उसके मन में, उसके मन में अपने घर की आर्थिक स्थिति भी है। इन सारे मुद्दों को लेके और फिर स्पॉन्टेनियस जो कैंडिडेट पार्टी खड़ी कर रही है, जैसे आप यूपी में देखेंगे, अभी पिछले 8 चुनाव में 8 सीटों पे चुनाव हुए हैं, या राजस्थान में हुए 102 सीटों पे अभी तो टोटल चुनाव हुआ है प्रथम चरण में। तो वहाँ पे लोगों में उत्साह कम दिखा है वोटिंग में। और जब अमूमन ये माना जाता है कि जब उत्साह कम दिखता है लोगों में तो लोग कहीं ना कहीं मायूस रहते हैं। बिहार में मात्र 40%। हाँ, तो लोग वहाँ पे मायूस हैं, वो समझ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ अलग परिवर्तन, अलग रिजल्ट आ जाए, लेकिन सामान्यतः लोग जब उत्साह नहीं होता तो यही होता है कि यार सब कुछ तो चल ही रहा है लेकिन हमारा कुछ नहीं बदल रहा है। अच्छा, बिहार में इतने लो वोटिंग परसेंट का क्या कारण है? बिहार में अगर देखा जाए तो एक तो इकोनॉमी में बहुत पिछड़ी है, सामाजिक स्तर पे जितने भी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसमें बहुत नीचे रहा है, और सामाजिक न्याय में कभी सामाजिक न्याय मिला और कभी सामाजिक न्याय छीन लिया गया। कभी जिसने देने का आरोप लगाया उसी पे लेने का भी आरोप लग गया। तो बिहार के लोग अब मायूस हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके बच्चे यहाँ पे धक्के खाते मिलेंगे, अपर मिडिल क्लास के बच्चे यहाँ पे आपको धक्के खाते नहीं मिलेंगे। बिहार के लोग ये समझ चुके हैं कि अगर हमारा विकास होगा, अगर बदलाव होगा तो व्यक्तिगत हम करेंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी विशेष रूप से हमारा उद्धार नहीं करने वाली है।
क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी पहले वो अपने खजाने पर ध्यान दे रही है, पहले अपने वोट बैंक पे ध्यान दे रही है, पहले अपने धर्म पे ध्यान दे रही है। उसके लिए वोटर सेकेंडरी है, बस वोट के दिन उसके लिए प्राइमरी है, उसके बाद 5 साल के लिए सेकेंडरी है। वो देश का उद्धार कौन करेगा, कौन पार्टी? देश का उद्धार मेरे हिसाब से देश करेगा। देश का, देश के अलावा देश की जनता करेगी। देश की जनता देश की खुद करेगी, जनता खुद सरकार सक्षम चुनेगी जी और वो सरकार उद्धार का काम करेगी। अगर आप नॉर्थ और साउथ की बात करें, आप साउथ में देखिए, साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा है। अभी एक उदाहरण आता है कि तमिलनाडु और बिहार दोनों राज्यों का उद्भव लगभग मोर और लेस सेम टाइम पे हुआ, लेकिन अगर आप आज तमिलनाडु को देखेंगे और बिहार को देखेंगे, तमिलनाडु का एक्सपोर्ट अच्छा है, वहाँ पे जो इनलैंड एक्टिविटीज़ हो रही है इकोनॉमिक वो अच्छा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, वहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, वो एक IT हब के लिए काम कर रहा है, वो एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप बिहार में देखते हैं, जहाँ पे तमिलनाडु IT इंजीनियर्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे बिहार से जो हो रहा है वो माइग्रेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, वहाँ पे एजुकेशन कम है। दोनों के लिटरेसी लेवल में, शिक्षा का जो स्तर है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा जब दोनों एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, 70 सालों तक एक साथ में चल रहे हैं, तो कहाँ पे कमी रह गई है कि 70 सालों में वहाँ वो बहुत आगे निकल कहाँ रह गई कमी, कहाँ रह गई, यही जानना चाहते हैं। ये जो कमी रह गई है, एक तो लीडरशिप में कमी रह गई और दूसरा जन भावनाओं को जगाने में कमी रह गई। अगर वहाँ का पीपल अवेयर होता या पीपल अवेयर होगा, सिर्फ जाति और धर्म से नहीं चिपकता, वो अपने लिए पहले सोचता, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में वो सोचता, सिर्फ मुर्गा और दारू और पैसा लेके वोट नहीं डालता, तो हो सकता था उसका बच्चा IT इंजीनियर बट के न्यूयॉर्क बिहार ने जयप्रकाश नारायण को भी देखा है, बिहार ने लालू यादव को भी देखा है जी। तो आप ये बिहार की हालत का जो सबसे बड़ा कारण है वो किसे मानते हैं? मैं बिहार के लोगों को मानता हूँ। अगर मैंने वोट दिया और मैं पैसा लेके वोट दे रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरा जनप्रतिनिधि आएगा वो मेरे लिए काम करेगा। मैं पर्टिकुलरली मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मैं बिहार के पॉलिटिक्स को जहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे वोटिंग का जो क्राइटेरिया है वो लास्ट नाइट फाइट है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो जनप्रतिनिधियों पे भी लगता है ना कि जिसे हम चुनकर ला रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आरोप उन पर भी लगेगा। एकदम लगेगा, लेकिन जब आप आरोप दायर करेंगे उनके ऊपर, जब आरोप की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जनप्रतिनिधि दूसरे नंबर पे है। क्यों? क्योंकि आपके पास विकल्प था चुनने का, उसके पास सिर्फ चुनवाने का विकल्प था। अगर हम नहीं चुनते, अगर हम जान रहे होते, अगर हम उसका बैकग्राउंड देखते, बिहार में आप छोड़िए, ऑल ओवर इंडिया में आप जितने कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, सबकी हिस्ट्री होती है। आपने कितने % जनता को ये पता है कि हमारे जो सांसद लड़ रहे हैं, हमारे जो विधायक लड़ रहे हैं, हमारे जो लोकल लेवल पे जो भी कोई भी कैंडिडेट लड़ रहा है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रही है, उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री क्या रही है, उसने सोशल वेलफेयर में कितना काम किया, किसी को नहीं पता होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल अनअवेयर होते हैं इन चीज़ों से। जब आप उसको जानेंगे, क्योंकि ये पहला अधिकार आपका है, सिर्फ अधिकार नहीं है, आपका उत्तरदायित्व भी है। अगर आप वोट डालेंगे तो परिवर्तन होगा, वोट नहीं डालेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। आप जनप्रतिनिधि पे दूसरी बार क्लेम करेंगे, पहला क्लेम आप पे होगा कि आपने क्यों उसको चुना। क्या आपको नहीं पता था? आपको पता नहीं था तो आपको पता होना चाहिए था। इसका मतलब आपने अपने अधिकार का गलत प्रयोग किया है। आपने बिहार की बात की यहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर मैं बिहार में नहीं बोल रहा हूँ। हमने बिहार के बारे में बात किया। बिहार से ही एक नाम है जिसे दिल्ली में लाया गया है, इस बार कांग्रेस लेकर आई है उसे, और उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से उसको अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। उसका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनकी जो विचारधारा है, उनकी उस विचारधारा पे मैं कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत मैं उस इंसान की बात करूँ, उस व्यक्ति की, तो मुझे नहीं लगता कि उसको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए और किसी क्राइटेरिया को पूरा करने की ज़रूरत है। वो सामान्य वर्ग से व्यक्ति आ रहा है, वो सारे दुख को या सामान्य वर्ग की ज़िंदगी को देख रहा है। वो गांव से उठा हुआ है, देश की एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की है, PhD किया है, और उसके बाद सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़ के उसने युवाओं के लिए, उसने महिलाओं के लिए, उसने जो सामाजिक क्षेत्र हो सकते हैं उनके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। और यूथ है, अगर आप यूथ को मौका नहीं देंगे तो आप किसको मौका देंगे? अगर उत्तरदायित्व की भावना आ रही है तो कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी भी है। तो अब ओल्ड गार्ड अगर शिफ्ट कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, तो आई थिंक ही डिजर्व। उनके खिलाफ मनोज तिवारी हैं, वो भी पूर्वांचल से ही आते हैं। पूर्वांचल में उनका पैठ माना जाता है और 2014 से लेकर अब तक वहाँ के सांसद भी हैं। इस बार फिर से, हाँ, इस बार फिर से वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के टिकट से।
तो कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की जंग में जीत किसकी होगी और संभावनाएं किसकी है जीतने की? देखिए, जहाँ तक मनोज जी का सवाल है, 2 टर्म से रहे हैं वो एमपी इस क्षेत्र के, और मैं इस क्षेत्र का वोटर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे छात्र हूँ, लेकिन उनका भी काम रहा, उन्होंने भी काम किया है, अपने स्तर से किया है। और चूँकि केंद्र में सरकार रही है तो उस केंद्र का, मोदी जी का समर्थन भी उनको मिला है, उसके बाद भी उन्होंने काम किया है। उनकी एक विचारधारा है और अपना जो कार्य करने का उनका क्षेत्र है उससे वो स्टिक हो गए। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। यहाँ पे शायद पहले जो स्थिति थी उससे स्थिति बदली है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती, दिल्ली एक यूटी है, तो सपोर्ट मिलना स्वाभाविक सी बात है। पर जहाँ पे बात आती है चुनने की, तो दिल्ली के लोग वो तय करेंगे, क्योंकि अब दिल्ली में निष्पक्ष होकर कहा जाए तो मामला ट्राई पार्टी वाला हो चुका है। क्योंकि जो शायद केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया है या जो भी हो, वो तो अदालत तय करेगी क्या आरोप है, नहीं आरोप है, तो उसका भी फैक्टर एक काम करेगा। व्यक्तिगत रूप से मनोज जी अच्छे हैं, काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम उन्होंने नहीं किया है। ये जो फैक्टर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, तो क्या इसका फ़ायदा कन्हैया कुमार को मिलेगा? आम आदमी के जो वोटर्स हैं वो कन्हैया कुमार के पक्ष में वोट करेंगे या विपक्ष में? क्योंकि आम आदमी का कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे, कांग्रेस का कैंडिडेट है। नहीं नहीं, एकदम करेंगे। जब अलायंस है तो अलायंस का किया ही इसलिए जाता है, वो क्यों नहीं करेंगे? अगर किसी भी पार्टी का, जैसे बीजेपी पार्टनर है, एनडीए पार्टनर में जो अलायंस है वो करेंगे। पर प्रश्न ये है कि जो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी एक टाइम पे एक दूसरे के पैरेलल दिखती थी कि जो लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, वो लाइन एक समय पे आके मिल गई। अब उसे समय की मजबूरी कहिए या समय का नज़ाकत कहिए, वो मिल तो गई, लेकिन उसमें अब डिफरेंस ये आ सकता है। जो 2019 का आप अगर एक चुनाव देखेंगे कि बीएसपी और सपा एक साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था, वहाँ पे सपा ने, अखिलेश जी ने आरोप लगाया कि हमारे वोट तो ट्रांसफ़र हो गए बीएसपी को, बीएसपी के वोट यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुए। ठीक है, खैर वो राजनीतिक मुद्दा, दिल्ली में ये होगा, वो राजनीतिक मुद्दा अलग है। बस लेट मी कंप्लीट, वो राजनीतिक मुद्दा उनका अलग है। पर्टिकुलर मैं अगर कहूँ व्यक्तिगत रूप से कि वहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हुई कि वहाँ की 40 सीटों पे जितने भी बीएसपी की कैंडिडेट्स हैं, उनके कैंडिडेट हटने वाले नहीं हैं, बिकॉज दे आर ट्रेडिशनल वोटर्स। और उन्हें जब किसी सीट पे हाथी का निशान नहीं दिखा या फिर बसपा का निशान नहीं दिखा, तो वो वोट कहीं तो डाल के आए। अब वो कांग्रेस में डाले, वो कमल में डाले, वो हाथ में डाले, वो साइकिल में डाले, पता नहीं, वो रहस्य आज तक बना हुआ है। तो ये एक संभावना हो सकती है कि अगर कोई आम आदमी का पार्टी का ट्रेडिशनलिस्ट वोटर है, वो वहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, या उसको नहीं दिखेगा वहाँ पे झाड़ू का निशान, तो उसका वोटर किधर शिफ्ट होगा? वो मेरे हिसाब से कन्हैया कुमार के लिए एक चुनौती का विषय हो सकता है कि उस रहस्य को, पर्दा अगर वो खोल लें तो शायद इस लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं अपने योगदान देने के लिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रीतम राय है। जैसे भैया ने बताया कि बिहार, सर बिहार में ज़्यादातर सर लोग जो हैं, मैं मानता हूँ एजुकेशन में पीछे हैं, बट बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत नहीं है। पर बिहार में आपको ऐसे ऐसे मतलब इंसान मिल जाएंगे जो इतना क्षमता रखते हैं कि 100 आदमी के बराबर वो क्वेश्चन और आंसर कर सके। आप कहाँ से हैं? मैं सर बिहार से ही हूँ। बिहार में कहाँ? सर मैं बिहार में सहरसा जिला से हूँ। सहरसा से हैं? हाँ जी। तो आपके सहरसा में विकास कितना हुआ है? सर बिहार में मैं जहाँ तक अभी मैं घूमने गया था सर, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, जहाँ तक मुझे लगा बिहार में सर, पिछले साल मैं 4 साल पहले भी गया था बिहार में, तो मुझे लगा कि बिहार में उतना विकास नहीं हुआ जितना 4 साल पहले होना चाहिए था सर। अब इस बार मैं गया हूँ बिहार में तो सर विकास हुआ है, और इस तरीके से विकास हुआ है कि सर मतलब एक तरीके से सड़क नहीं था ढंग से चलने के लिए, तो सड़क बनवाई गई है सर, और हर घर में सर बिजली नहीं था तो सर बिजली भी दी गई है। नीतीश कुमार ने काम किया है, मतलब सर काम करा है सर। और जहाँ तक रही शिक्षा व्यवस्था पर सर, शिक्षा व्यवस्था पे भी काम हो रहा है सर। हर विद्यालय में मैं गया हूँ सर, जो सीनियर विद्यालय सर, उसमें आपको ज़्यादातर डिजिटल बोर्ड मिलेगा सर, एजुकेशन आपको अपडेट मिलेगा, जो टीचर हैं वो ट्रेनिंग पे भी जा रहे हैं सर। इस तरीके से बिहार के जो बच्चे हैं सर वो अपडेट भी हो रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत भी हो रही है सर। अब रही जहाँ तक बात सर बिहार में, सर बिहार ने बहुत कुछ दिया है सर भारत को। जहाँ तक सर विश्वविद्यालय बिहार से ही निकला है सर, जैन धर्म बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ है सर। देश की सरकार ने बिहार को क्या दिया है? सर देश की सरकार ने बिहार को, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ सर, मैं 12वीं पास कर रहा हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ सर, यदि बिहार पे काम करे तो मुझे लगता है कि सर बिहार आई थिंक आगे निकल सकता है। क्योंकि बिहार से जो झारखंड जो अभी अलग हुआ है सर सन 2000 में, मुझे नहीं लगता कि सर जितना झारखंड अभी विकास नहीं हुआ उतना ज़्यादा बिहार करेगी। यदि अच्छा, आप बिहार से रोजगार के लिए दिल्ली आए हैं? जी सर।
तो आपको नहीं लगता है कि ये रोजगार बिहार में होना चाहिए? सर बिहार में होना चाहिए, पर बिहार में ऐसा कोई सुविधा या व्यवस्था नहीं है जो बिहार में ऐसा रोजगार लाए। एक लाई थी, फैक्ट्री लाया था जिसमें 5,000 से भी ज़्यादा वर्कर काम कर रहे थे, पर कुछ ऐसे दुर्घटना की वजह से उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। बहुत सारे इंडस्ट्री बिहार में आए और उन्होंने देखा, पर कुछ जो सरकार के जो कुछ भ्रष्टाचारी नेता हैं और कुछ जो लोग हैं वो बिहार में ये काम होने ही नहीं दे रहे हैं। वो बोले कि बिहार कौन झारखंड है भ्रष्टाचारी नेता? सर भ्रष्टाचारी नेता हम कह नहीं सकते सर, वो नीतीश के भी पार्टी में हो सकते हैं। जो नीतीश ने दल बदल अभी करा है, अभी इंडिया में गया है, फिर वो 15 अभी एनडीए में आए, एनडीए में आए हैं सर, और वो 9 या 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, 9वीं बार इस बार। 9वीं बार रह चुके हैं सर। जहाँ तक लगता है कि सर सरकार जो है बिहार में, अच्छा, ये बिहार के हित में कितने हित में है कि वो बार बार जो अपना पाला बदलते हैं, इससे बिहार की जनता को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर बिहार में फ़ायदा तो कम दिख रहा है। जहाँ तक फ़ायदा हो रहा है सर वो तो हो ही रहा है, बस मुझे जहाँ तक लग रहा है सर वहाँ तक नुकसान हो रहा है सर। तो बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? सर बिहार में अभी तक मुझे नॉलेज है सर, इंडिया मैंने देखा है सर, मुझे बिहार में यही सरकार देगा। बाकी बाकी और सरकार का मुझे पता नहीं है सर कि बिहार में कौन सा सरकार है। अभी किसकी आनी चाहिए? भाजपा की बननी चाहिए या फिर आरजेडी की? सर बिहार में भी जहाँ तक अभी लहर है, भाजपा की तो नहीं बननी चाहिए। भाजपा सर कि मतलब देश चौपट कर ही रहा है सर, हर चीज़ को प्राइवेट बना रहा है सर। जो बेरोजगार युवा निकल के आ रहे हैं सर, हर साल 10वीं और 12वीं के जो बच्चे पास कर रहे हैं सर, वो जो निकल के आ रहे हैं सर, वो रोज़गार के लिए ढूंढे कि वो अर्निंग, जब उनका सोर्स अच्छा रहेगा तो वो तभी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे सर। और हर फील्ड में सर जहाँ पे भी जाओगे आप, नौकरी के लिए सर जाओ या एडमिशन के लिए जाओ या सर कुछ काम के लिए जाओ, सबसे पहले आपको सर वहाँ भ्रष्टाचारी मिलेंगे सर, कि आपका इतना पैसे लगेगा तब आपका इतना काम होगा। क्योंकि सर मैं प्राइवेट नौकरी मैं 1 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। मैंने 12वीं का पेपर दिया दिल्ली में, 12th क्लास से CBSE का सर, और मेरे घर में कंडीशन बहुत ख़राब थी सर, तो मैं मतलब गार्ड का ही काम ढूंढ रहा था सर। मैंने बहुत सी सिक्योरिटी में काम करा सर, मुझे ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं दिखा कि वो बिना पैसे का काम नहीं करिए सर। कोई सिक्योरिटी 40 मांग रहा है, कोई सिक्योरिटी 35 मांग रहा है सर। जो एक सिक्योरिटी है सर वो बिना पैसे मेरे भर्ती करवाई। आप कह रहे हैं कि आप पहले उस एजेंसी को पैसा देंगे भर्ती के लिए, उसके बाद वो एजेंसी आपको नौकरी देगी? सर हाँ, यही जो व्यवस्था है सर वो हर जगह हो रहा है, चाहे वो सर प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। दिल्ली में भी सर, दिल्ली छोड़ के और भी बहुत जगह हो रहे हैं सर। सबसे आप किसी भी राज्य में चले जाओ, शायद यूपी चले जाओ या नेपाल चले जाओ या झारखंड चले जाओ, किसी भी, पहले आप पैसे दोगे तब आपका काम होगा, वरना पैसे नहीं है तो आपको आपका काम रोक दिया जाएगा और आपको नहीं सुनेगा। बतौर युवा आपकी सरकार से क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? सर मैं सबसे पहले, जो भाजपा सरकार आपने बोला सर, मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि सर इनकी जो 5 साल की सरकार है, इन्होंने जाति पे काम 10 साल से हैं ये 10 साल से हैं सर। इन्होंने जाति धर्म पे काम करा है सर, ठीक है सर, 3 तलाक ख़त्म करवाया, राम मंदिर ख़त्म कराया सर। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जब वोट का समय या फिर चुनाव जब आने का समय हुआ है सर, तब ये अलग अलग क्षेत्र के सर वैकेंसी निकाल लिए। इससे पहले क्यों नहीं निकाला सर? इससे पहले बेरोजगार जो थे सर, उनकी किसी की उम्र पूरी हो गई, किसी ने सर सुसाइड कर लिया सर, किसी ने पेपर दे के उसका सिलेक्शन नहीं हुआ सर, या पेपर दे के वो पास भी हो गया, बस उसके पास पैसे उतने नहीं थे जितने उस भ्रष्टाचारी ने मांगा सर, इसके वजह से उन्होंने नौकरी नहीं मिली सर। इसी की वजह से युवाओं का जो अहम मुद्दा है वो है रोजगार। सर रोजगार के साथ साथ सर देश के मजबूत आर्थिक और व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए सर। जब रोजगार रहेगा सर युवाओं के पास, तो तभी देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक और जो आंतरिक मामले में सर जो समाज मतलब विकास है सर वो हो पाएगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है सर पैसा। अगले बंदे के जेब में सर पैसा है तो वो खर्च करने में भी नहीं सोचेगा कि हाँ मेरे पास पैसा है और अर्निंग का सोर्स है तो मैं खर्च करूँगा। जब वो अगला बंदा किसी चीज़ पे खर्च करेगा तो सर उससे भी देश के जो विकास होगा सर, आर्थिक विकास माना जाएगा सर। इसी की वजह से सर अभी जो सबसे प्रॉब्लम है सर जो युवा की है सर, वो एक बेरोजगारी है सर। शिक्षा का तो है ही सर, हर जगह सर मानता हूँ मैं शिक्षा का है सर, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है सर, चाहे वो आप यूपी बोर्ड चले जाओ, चाहे सर वो हरियाणा बोर्ड चले जाओ, बच्चे पास हो रहे हैं। बच्चे की बेरोजगारी का समस्या बढ़ रहा है, बच्चे के पास सर हायर एजुकेशन पाने के लिए पैसे नहीं है सर। मांगने भी जाते हैं सर हायर एजुकेशन के लिए तो सर पैसे मांगते हैं, टेस्ट देते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से सर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और प्रतिदिन सर सालाना सर लाखों बच्चे सर सुसाइड करते हैं। इसी वजह से सर युवा जो है हमारे देश के बिछड़ रहे हैं। आपका नाम? उज्जवल सिंह। उज्जवल, मनोज तिवारी ने कितना काम किया यहाँ पे?
मुझे तो जी वो दिखे ही नहीं है पिछले 8 साल से, 9 साल से 10 साल से सांसद हैं, दिखे ही नहीं जी। वो सांसद है तो कहाँ है वो? उनका काम दिखा? ना काम दिखा। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उनके अगेंस्ट उतारा है। वो तो मुझे कोई उसमें कोई सेंस लगी नहीं रही। वो रहते बिहार है, उतारो उनको दिल्ली में है। मनोज तिवारी भी पूर्वांचल से ही आते हैं। पता है पूर्वांचल से आते, बट वो रह रहे हैं दिल्ली पिछले कई सालों से। मैं ये कहने का मतलब मेरा ये है, कन्हैया कुमार मैंने दिल्ली में नहीं देखे बहुत टाइम से। उनको अब सीधा नॉर्थ ईस्ट से खड़ा कर दिया गया, वो संत नगर या फिर मेरे ख्याल से बुराड़ी क्षेत्र से। तो मैं तो मानता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कन्हैया कुमार का जो उदय, जो राइज है, वो दिल्ली के JNU से ही हुआ है। हाँ वो तो आई नो कि उन्होंने अपनी मास्टर्स करी है वहाँ से, क्या कहते हैं, JNU से। यूथ हैं कन्हैया कुमार, तो उनको मौका मिलेगा? मौका तो वैसे में मिलना चाहिए। यूथ है, मैं तो ये मानता हूँ कि हाँ अगर मौका मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि एक यूथ को चांस देना चाहिए कहीं ना कहीं। मनोज तिवारी आई थिंक 2 बार जीत चुके हैं पिछले लगातार, 2014, 2019 और एक बार फिर से वो चुनाव में है। तो मेरे ख्याल से इस बार चांस तो देना चाहिए कन्हैया कुमार को। जी हाँ। आपका नाम? लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य, इस बार सांसद कौन बनेगा, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? बनेगा तो मनोज तिवारी, क्योंकि बीजेपी का दबदबा है इस टाइम। तो दबदबा होने की वजह से उनको चुना जाएगा या फिर काम के आधार पर? दबदबा होने की वजह से, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई बंदा ही नहीं है ना। कांग्रेस ने उतारा है ना कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट से। हाईलाइटेड नहीं है ना वो जितना मनोज तिवारी है एट दी एंड। लेकिन उनका जो भाषण का शैली है उसके लिए काफ़ी फेमस है कन्हैया कुमार। होगा, बट एट दी एंड ज़्यादा लोग तो मनोज तिवारी को जानते हैं। अच्छा, मनोज तिवारी ने काम कितना किया यहाँ? काम तो कुछ नहीं करा। आप वाला जो संजीव जाए वही काम करता है, बस उसे भी करने नहीं देते कई बारी। तो मौका इस बार किसको दिया जाएगा, कन्हैया कुमार को या फिर मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी को देंगे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? वैभव। वैभव, इस बार सांसद किसे चुनना है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार को? इस पे मेरा भी कोई ओपिनियन है नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकली उतना अवेयर नहीं हूँ उन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरे को इस डोमेन में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छा, मनोज तिवारी ने काम कितना किया है यहाँ पे? मुझे उनके वर्क के बारे में तो नहीं बताया, उन्होंने क्या इनोवेशंस करी हैं। आपके एरिया में काम दिखता है, सफाई, रोड, नाले? आई डोंट थिंक सो। मेरे को जितना मेरे नॉलेज में है, मेरे को लगता है कि शीला दीक्षित एक बहुत अच्छी लीडर थी, जिन्होंने दिल्ली के लिए बहुत करा है। उन्होंने दिल्ली को एक बहुत बड़े बड़े एसेट्स दिए हैं। उनको ही हरा के मनोज तिवारी सांसद बने थे। हाँ, तो वहीं मेरे को थोड़ा ऑड लगा था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को बहुत ही प्रेस्टीजियस चीज़ें दी हैं, जैसे कि मेट्रो, जो कि एक ऐसा कम्यून है जो आजकल लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मनोज तिवारी कहते हैं कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट एरिया में मेट्रो वो लेकर आए हैं। ये उनका हो सकता है, उनका ये, लेकिन यही है ना कि पॉलिटिक्स में ऐसा है कि फॉल्स स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, ताकि मतलब जो क्राउड है उसको वू कर पाए, क्योंकि क्राउड कभी रिसर्च नहीं करता है। तो इस बार वो जनता कंक्लूजन्स पे जम करने में बिलीव करता है क्राउड। तो इस बार जनता का कंक्लूजन क्या है, वो किसे लेकर आना चाहेगी, कन्हैया कुमार जो कि यूथ का फेस है? जैसे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का अच्छा खासा इस बार मतलब आ सकता है। हाँ, अच्छा खासा मतलब इस बार वो है, कंट्रोल में है काफ़ी अच्छा, और पावर मेरे को लगता है उन्हीं के पास है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी कंट्रोल कर रखी है, उनके पास होल्ड है। इस वजह से मनोज तिवारी आएंगे या फिर उन्होंने काम किया है इस वजह से? मेरे को लगता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो कितने अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं या नहीं है, लेकिन ये फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं, ओरेशन बहुत अच्छा करते हैं, और पॉलिटिक्स में ओरेशन का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कन्हैया कुमार को भी बहुत बढ़िया ओरेटर कहा जाता है। हाँ, लेकिन मैं वही प्रॉब्लम है ना कि मैं उतना अवेयर नहीं हूँ। अगर मैं अवेयर होता उनको लेके तो मैं ज़रूर कुछ ऐड कर पाता इस पे, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया।